हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। आप अपने स्क्रीन पर ये एनिमेशन देख रहे होगे। ये जो वीडियो है ना, आप लाइट होता है ट्यूब लाइट, उसका आप अल्ट्रा स्लो मोशन में आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब नॉर्मल आंख से तो नहीं सकते, लेकिन अगर वीडियो को आप स्लो मोशन में करोगे तो आपको इस तरह का वीडियो दिखेगा। तो हम समझने वाले कि ये क्यों हो रहा है भाई, लाइट इस तरह से बार बार फ्लिकर क्यों कर रहा है। तो पूरा फिनोमिना हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से होता है और उसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यूज सब कुछ निकालने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट आए तो नोट करो, क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो कि अपना डायरेक्शन हर समय चेंज कर रहा हो। ये मेन डिफरेंस है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। फिर हमने सीखा था किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो हमने देखा था उसके लिए एक डिवाइस होता है जो कि होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और तीसरी बात हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज पहली बात, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मीन्स उसके अंदर हीट लॉस कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट में इतना ज़्यादा हीट लॉस होता है कि अगर वो पावर हाउस से लेके अपने घर तक आएगा ना, तो रास्ते में इतना ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगा कि घर तक करंट पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हीट लॉस कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं एसी करंट। और घर में कुछ डिवाइसेस के अंदर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कन्वर्टर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और हम घर में यूज़ करते हैं। अभी आप ये एनिमेशन देख रहे हो किस तरह से लाइट इसके अंदर फ्लिकर कर रहा है। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। हमने क्या पढ़ा है, हमने लेक्चर की कल एंडिंग में दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। एक कि V इक्वल टू, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज, मीन्स क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग या इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला, जो कि देखो यहाँ पे टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और इसका ग्राफ भी आता है, साइनसोइडल ग्राफ आता है। और उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और इसे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, तो इस तरह से देखो ग्राफ होता है उसका। ठीक है, मान लो यहाँ पर करंट है और यहाँ पर टाइम है। इस साइन का ग्राफ आता है, साइनसोइडल ग्राफ आता है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये इसका पूरा एक टाइम पीरियड होता है t, मीन्स एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट कर लेता है। और ये t/2 टाइम है और ये t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि उसका इनिशियल फेज मतलब 0 से शुरुआत कर रहा है वो। तो इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा एक टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि एक साइकिल कंप्लीट करते हुए वो 2 बार करंट अपना 0 वैल्यूज आ रहा है। इसीलिए हमने जो एनिमेशन देखा ना, यहाँ पर देखो लाइट जो फ्लिकर कर रहा है वो इसीलिए होता है कि यहाँ पर वो जो लाइट आ रहा है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जल रहा है। और उसके अंदर करंट हर एक सेकेंड में देखो क्या एक टाइम पीरियड उसने कंप्लीट किया। तो ऐसे सोचो, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करेगा इस तरह से। तो एक सेकेंड में 100 बार 0 होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे घर में फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है ना, वो 50 हर्ट्ज की यूज़ होती है नॉर्मली। तो 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में उसकी 50 बार साइकिल, ऐसे एक साइकिल 2 साइकिल 50 बार कंप्लीट कर रहा है। तो एक साइकिल में देखो 2 बार 0 हो रहा है, यहाँ पर तो 50 साइकिल करेगा तो टोटल 100 बार 0 हो जाएगा। तो इतना फास्ट रैंडम मोशन होता है, इतनी बार फास्ट 0 होता है कि हम उसको नॉर्मल आँख से तो नहीं देख पाते, लेकिन उसको आप अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा में देखोगे तो आपको दिखाई देगा किस तरह से करंट फ्लिकर कर रहा है। और उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। चलो वो तो बात हो गई पिछले लेक्चर की। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट क्या होता है। हम समझेंगे भाई कि एवरेज और आरएमएस करंट, पहली बात तो आरएमएस वैल्यू जो आप नया टर्म दिख रहा होगा आपको कि आरएमएस वैल्यू होता क्या है और उसकी हमको जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले वही समझेंगे। भाई फिजिक्स में अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो पहले जान लो कि उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तभी उसके बारे में पढ़ो तभी अच्छा है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे पहले जानेंगे कि हम आरएमएस वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं। ओके, और एवरेज वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे करंट का।
तो पहली बात, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। ये हमारा ग्राफ है, ये मैंने करंट का ग्राफ ड्रॉ किया है, सेम ऐसा ग्राफ वोल्टेज का भी आएगा। भाई देख लो, ये भी साइनसॉइडल वेरी कर रहा है, तो वोल्टेज का भी ग्राफ यही आएगा। तो अभी हम सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ। तो करंट का ये ग्राफ है, आप देख रहे हो। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि करंट पहले 0 था, फिर उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू आई, फिर वो और बढ़ा थोड़ा सा, फिर देखो थोड़ा सा और बढ़ा, फिर देखो और बढ़ा, फिर एक समय आया कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया। ये जो इसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। फिर मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद करंट घटना शुरू हो गया, फिर थोड़ा सा और घटा। देख रहे हो, मतलब घटते घटते 0 पे हुआ, फिर यहाँ पर नेगेटिव में बढ़ना शुरू हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, चलो मैं हाफ साइकिल की सिर्फ बात करूं, तो देख रहे हैं करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे घट रहा है। तो हम चाहते हैं कि करंट का हम एवरेज वैल्यू निकाल लें, कि मतलब भाई यहाँ पे करंट देखो कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है और मान लो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ 5 हुआ, फिर 10, फिर 5, फिर 0। मान लो 0 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 0 हो गया। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल को ऐड करेंगे और जितनी बार हमने किया उसको डिवाइड कर देंगे। ये होता है एवरेज फाइंड करने का तरीका। भाई मान लो यहाँ पर 5 बार हम रीडिंग लिए, 1 2 3 4 5, तो पाँचों को प्लस करो, जैसे 5 + 10, देखो 0 था, 0 + 5 + 10, फिर से 5 हुआ, फिर 0 हुआ, उसको डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो 15 20/5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। मतलब एवरेजली भले करंट देखो 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, लेकिन एवरेज अगर मैं मानूँ कि हर सेकंड कितना करंट है ये, तो एवरेज जो हर सेकंड करंट है वो, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर करंट कम था, ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो एवरेज कितना हुआ, ठीक है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या रह रही है हर बार। तो एवरेज वैल्यू उसकी क्या रह रही है, 4 समझ लो। ऐसे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए वैल्यू ली है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो वही एवरेज वैल्यू हम इस साइनसॉइडल करंट का ढूंढना चाहते हैं। साइनसॉइडल मतलब जिसका साइन का ग्राफ आ रहा है, और 90% केस में हम साइनसॉइडल ग्राफ ही पढ़ते हैं, इसलिए आप ये एवरेज वैल्यू जो इसका निकालेंगे उसको आप 90% केस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मैं जो तरीका सिखाऊं वो सीखो, बिकॉज जे एडवांस वाले नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछते नहीं हैं, उन लोग जो है कुछ हटके ही पूछेंगे। तो उन लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर देते हैं, उन लोग कुछ ना कुछ अलग ही क्वेश्चन बना के देते हैं। इसलिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं वो नोट करो। बस अभी यहाँ पर साइड पर लिख दे रहा हूँ कि I = है I0 sin ω_t, करंट की बात कर रहा हूँ। और देख रहे हो करंट का पूरा एक टाइम पीरियड है t क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, t इज द वन क्या बोलते हैं, हाँ, टाइम पीरियड, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइम पीरियड ऑफ करंट। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक साइकिल में कितना टाइम लगा, ओके। इसलिए आप ऐसा मत लिखना टाइम पीरियड ऑफ करंट फॉर 1 साइकिल, बट टाइम पीरियड का मतलब ही हो गया एक साइकिल के लिए। तो यहाँ पर टी हमने लिखा है टाइम पीरियड, ओके। अब एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका देखो ध्यान से। अगर क्लास 11 में मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अगर हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो किसी पार्टिकल के जो कि टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक जा रहा है, तो अगर तो वो मतलब वेलोसिटी की कांस्टेंट हो तो हम डायरेक्टली यूज़ करते चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कर देते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, यहाँ पर वेलोसिटी के एवरेज फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते थे, इंटीग्रल v.dt। देखो v.dt क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v.dt होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिसको मैं टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक अगर इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, और अपॉन नीचे क्या टोटल टाइम, जिसको मैं dt बोल देता हूँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये तरीके से हम निकालते थे एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल, तो जैसे यहाँ पर क्या है, करंट वेरिएबल है, देखो टाइम के साथ करंट डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी एवरेज इस तरह से हम निकालते थे। तो यहाँ पर देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इंटीग्रल dt, और मैं इस तरह से लिख सकता हूँ टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक। तो इसका भी आंसर देखो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो उसी तरह का इक्वेशन हम कुछ करंट के अंदर भी यूज़ करेंगे, बिकॉज करंट यहाँ पर वेरिएबल है। हम डायरेक्टली यहाँ पर t2 माइनस t1 a2 माइनस a1 नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर उसका एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका देखना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर नोट कर लो कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन, देखो कोई भी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन डिपेंड्स अपॉन
टाइम, अगर कोई भी फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसका एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका, यहाँ मान लो फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो और एक ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, देखो इस तरह से लिखा जाता है, कोई फंक्शन जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो उसका एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, उसी फंक्शन को देखो यहाँ पर उसी फंक्शन को dt से इंटू dt कर दो अपॉन नीचे जो है इंटीग्रल dt कर दो, ठीक है। किसी भी फंक्शन का हमको एवरेज निकालना जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, उसी फंक्शन इंटू dt अपॉन नीचे dt और जो टाइम इंटरवल दिया उसके अंदर इंटीग्रेट करके हम उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसी तरह का करंट के अंदर भी इक्वेशन आता है, उसको हम प्रूफ कर देंगे भाई, करंट के अंदर भी यही इक्वेशन आता है। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस करंट जो कि I इक्वल टू होता है dq बाई dt, इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू होता है dq बाई dt। लेकिन अगर एवरेज करंट की बात करूं तो हम डेल्टा I अपॉन डेल्टा t लिखते थे, तो एवरेज करंट इक्वल टू मैं q बाई टी लिख सकता हूँ, डेल्टा I नहीं सॉरी, एवरेज करंट इक्वल टू q अपॉन टी लिख सकते हैं। लेकिन ये तो तब है जब चार्ज कांस्टेंट है, q फाइनल माइनस q इनिशियल अब t फाइनल माइनस t इनिशियल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज वेरिएबल हो हम या तो करंट वेरिएबल हो तो उस तरह से किस तरह से हम उसको एवरेज फाइंड करेंगे, तब हम लिख सकता हूँ ना, हमने एक पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो ध्यान से कि q इक्वल टू इंटीग्रल I dt लिख सकता हूँ मैं भाई, करंट इंटू टाइम, q इक्वल टू इंटीग्रल I dt में लिख सकता हूँ ना, डेल्टा q इक्वल इंटीग्रल I dt, और उसको मैं इस तरह से पुट कर दूँ तो यहाँ पर ये q की जगह है उसकी जगह मैं पुट कर दूँ इंटीग्रल I dt अपॉन नीचे जो डेल्टा t है ना उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ dt को, बस 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आएगा। तो भाई टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, देखो ध्यान से करंट का इक्वेशन भी कुछ इस तरह से आ गया। देखो करंट अगर वेरिएबल हो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो तो I dt अपॉन इंटीग्रल dt। तो आप नोट कर लो, कोई भी फंक्शन अगर वो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो ना और उसके एवरेज वैल्यू फाइंड करना हो तो वो फंक्शन इंटू dt कर दो, नीचे अपॉन dt कर दो, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे करंट का। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले इसको करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा भाई एवरेज क्या है, तभी इसमें लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो करंट है वो ऐसा कोई भी रैंडम मतलब 2t, चलो करंट जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इस तरह का इक्वेशन दिया है। मैं बोलूँगा फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। देखो ध्यान से, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक करंट इंक्रीज करता रहेगा। तो हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, करंट एवरेजली कितना रह रहा है, ठीक है। तो उसको किस तरह से करेंगे, अब ऐसा मत कर देना भाई कि 2t है यहाँ पे तो t इक्वल टू 2 पुट करके 4 लिख दोगे और t इक्वल टू 0 पुट करके 0 लिख दोगे, अपॉन नीचे टाइम कर दोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ओके, इसको करना किस तरह से, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम I एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम करेंगे इंटीग्रल I dt अपॉन नीचे करेंगे हम dt, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है 2t, तो 2t को हम इंटीग्रेट करेंगे 2t dt अपॉन नीचे लिखेंगे हम dt। ध्यान रखना कि dt लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर भी dt, यहाँ dt बहुत बच्चे भूल जाते हैं, dt हमेशा नोट करना। टाइम कितना दिया है 0 से लेकर 2, तो 0 से लेकर 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे तो t आ जाएगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा 2, नीचे तो 2 बचेगा, ऊपर देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और लिमिट्स पुट करेंगे हम 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 4/2 हो जाएगा 2, देखो 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 2 4/2 हो जाएगा 2 और 2/2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा 4/2 और नीचे बच रहा है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ओके। 4/2 2 4/2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, और ऊपर 4 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, तो मेरा आंसर आ रहा है 2। क्या मेरा आंसर आ रहा है 2, ओके, 2 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 से लेकर 2 सेकेंड तक 2 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करंट भाई हमेशा 2 था। करंट देखो पहले t इक्वल टू 0 पर 0 होगा, देखो करंट t इक्वल टू 0 पर 0, t इक्वल टू 1 पर करंट 2 था, t इक्वल टू 2 पर करंट जो है 4 था, है ना, 2 2 4।
तो यहाँ पर हमको इसका एवरेज लेंगे भाई। तो यहाँ पे एवरेज देखो 0 + 2 + 4 करता हूँ और डिवाइड बाई टोटल कितना टर्म्स से 3, तो 6 / 3, इसका भी आंसर 2 एम्पियर आ रहा है। तो इस तरह का कुछ एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, हम टोटल अपॉन टोटल टर्म्स करते हैं और दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ जाता है। ओके, तो समझ गए हम किस तरह से एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर साइनसोइडल है, तो साइनसोइडल का भी एवरेज हम निकाल सकते हैं। चलो पहले मैं निकालता हूँ फॉर फुल साइकिल, ठीक है, मतलब पूरे साइकिल में एवरेज करंट कितना होगा। वैसे तो आप ग्राफ से समझ सकते हो भाई, जहाँ पे आधे साइकिल में वो पॉजिटिव है, बाकी आधे साइकिल में वो नेगेटिव है। तो हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि भाई अगर एवरेज वैल्यू मैं पूरे साइकिल के लिए निकालूँ तो उसका आंसर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा भाई? क्योंकि इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। एरिया अंडर द कर्व होता है ना, इंटीग्रल IDT क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया पॉजिटिव, यहाँ पे एरिया नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 0। लेकिन उसको प्रूफ भी कर देते हैं, प्रूफ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको निकालना है करंट के एवरेज। तो यहाँ पर I = है I0 sin ωt। एक एक स्टेप ध्यान समझ रहे हो। तो यहाँ पे I एवरेज निकालना है हमको। अच्छा, एवरेज को लिखने के 2-3 तरीके हैं। हाँ, यहाँ पर देख लो, ये इसको I एवरेज इस तरह से भी लिखा जाता है। I एवरेज लिखने के बहुत से तरीके हैं, या तो I एवरेज इस तरह से भी लिखा जाता है। I एवरेज लिखने का ये भी तरीका है कि I लिख दो, ऊपर एक लाइन खींच दो, या तो I लिख के ऐसा 2 कर दो, या तो I मीन भी लिखा जाता है। ठीक है, मीन, एवरेज और मीन दोनों का सेम ही टर्म होता है। तो यहाँ पर 4 तरीके से कभी भी लिखा हो ना, आप जान लेना क्यों एवरेज है। इस तरह से लिखा हो, चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे इस तरह से लिखा हो, उसको आप एवरेज करंट समझना, इसको आप नोट कर लो। ओके, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। बस इस तरह हर बुक में अलग अलग सिंबल यूज़ किया रहता है, तो जो भी सिंबल दिया उसको आप एवरेज समझना। तो यहाँ पर एवरेज निकालना चाहते हैं इस करंट का, तो यहाँ पर क्या करूँगा, एवरेज का लिखने का फॉर्मूला इंटीग्रल IDT अपॉन इंटीग्रल DT, इस तरह से करूँगा। और दूसरी बार कितने टाइम पीरियड के निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं फॉर फुल साइकिल। कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर फुल साइकिल निकालना चाह रहा हूँ मैं। पूरे साइकिल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं गया तो उसमें एवरेज वैल्यू कितनी रह रही है। और यहाँ पर करंट जो है वेरिएबल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो फुल साइकिल मतलब 0 से लेके T तक, तो टाइम पीरियड T है। तो हमने आपने एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर तो ओमेगा = होता है 2π/T। कभी आपने फॉर्मूला देखा है कि नहीं, बताओ। अगर पूरे टाइम पीरियड की बात करूं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तो पूरा 2π हो गया ना, ये 0 है, पाई है और ये 2π हो गया। तो ओमेगा = क्या आ जाता है 2π/T फॉर फुल साइकिल। उस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ। कभी तो आपने देखा होगा कि ओमेगा = 2πf देखा होगा, ओमेगा = 2πf, तो f = 1/T होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पर वो मैंने T पुट किया है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं करंट। अब ध्यान से नोट करना है, यहाँ पर देखो I एवरेज = IDT, I की जगह पर हम पुट करेंगे I0 sin ωt, I0 sin ωt, और इंटू DT लिखना मत भूलना, फ्रॉम 0 से लेके T तक। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इंटीग्रल D फ्रॉम 0 से लेके DT। तो DT का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, उसको 0 से लेके T तक करेंगे। देखो ध्यान से, DT का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T फ्रॉम 0 से T, तो नीचे तो T बचेगा खाली। ओके, समझे कि नहीं भाई, DT का इंटीग्रेशन T हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे 0 से T, तो आ जाएगा T। ओके, बात समझ पड़ गया, 0 से लेके कैपिटल T। ओके, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो I0 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन बच रहा है 0। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कांस्टेंट है I0, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। और sin0 ωt, sin0 ωt का डिफरेंस, sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ध्यान रखना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस कॉस ωt अपॉन भाई टी का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर साइन 2x हो, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और इसका जो कोफिशिएंट है 2 वो भी बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस ओमेगा डी है, टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, और उसकी लिमिट्स पुट कर दो फ्रॉम 0 से लेके
कैपिटल टी, 0 से लेके कैपिटल टी, और नीचे एक टी है वो भूलना मत। तो इसको फर्दर लिखूँ मैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूँ, देखो आई नॉट बाई टी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर पुट करो, देखो हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा, तो माइनस भी चलो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस, 0 पुट करोगे, ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा 0। इतनी बात समझे। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। हम यहाँ पर ओमेगा इंटू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर 2π, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो रही है 2π, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह 2π पुट कर दो, ओमेगा की जगह, ओमेगा टी की जगह पर 2π पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई टी हो रहा है कॉस 2π माइनस कॉस 0, तो cos 2π क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी 0। भाई ये भी होता है 1 और ये भी होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, cos 2π भी 1 होता है कि नहीं, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई 0। ये तो हमको पता ही होना चाहिए भाई, ग्राफिकल से भी हम समझ सकते हैं, और हमने ये जो फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू उससे भी हमने निकाल के देख लिया कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ रही है 0। लेकिन ये फुल साइकिल और ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस है हाफ साइकिल का, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 0 सबको पता चल गया, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन हाफ साइकिल इतने में इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, मान लो इसका जो मैक्सिमम करंट है वो आई नॉट है, मैक्सिमम करंट क्या है आई नॉट, तो एवरेज वैल्यू देखो ध्यान से, उससे कुछ कम ही आएगी, आपको पता ही है भाई, क्योंकि 0 था बढ़ा फिर घटा, तो एवरेज वैल्यू मैक्सिमम से तो कुछ ना कुछ कम ही आएगी, लेकिन कितनी कम आएगी हम देखते हैं, उसको हम निकाल के भी देख लेते हैं एक बार। अब चाहो तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, बस यहाँ पर 0 से लेकर टी की जगह पर 0 से लेकर t/2 कर दो, और क्या है, और तो हम निकाल ही लेंगे भाई। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने का यही तरीका। इस बार हम निकालते हैं फॉर हाफ साइकिल, किसके लिए निकालते हैं फॉर हाफ साइकिल, इसकी वैल्यू जो है 90% केस में यूज़ होती है, लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है मेन तरीका याद रखो किस तरह से हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है। एनसीईआरटी और बोर्ड के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन मेंस और एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। तो फॉर हाफ साइकिल, तो यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए जो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ना, बाई पूरे साइकिल के लिए 2π/t था, तो फॉर हाफ साइकिल हो जाएगा π/t फॉर हाफ साइकिल, उसमें लिख लेना वो फुल साइकिल के लिए था, और हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा π/t, क्योंकि 2π रेडियन अब तो आधा घूम रहा है ना, मैं तो सिर्फ इतने से लेके इतने तक की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, तो 2π था, इतने में हो जाएगा पाई, देखो 0 से लेके पाई, तो यहाँ पर मैंने π/t लिखा है। ओके, इतनी बात ध्यान रखो। और इंटीग्रेट कहाँ से करोगे अब, 0 से लेके t/2 तक, तो यहाँ पर इस बार हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2/2 तक। तो आई एरिया लिखता हूँ, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t/2, चलो आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर लिखूंगा sin ओमेगा t dt, और नीचे लिखूंगा इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो t/2 माइनस 0, नीचे तो हो जाएगा t/2। चलो नीचे का तो काम खत्म। बात आ गई ऊपर की, ऊपर भी आई नॉट तो कांस्टेंट ही है, और sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन अभी भी वही आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन नीचे आएगा ओमेगा, और लेकिन यहाँ पर 0 से लेके हम t/2 पुट कर रहे हैं, बस इतनी बात ध्यान रखना कि हम 0 से लेकर t/2 पुट कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है इसको, अच्छा नीचे t/2 है, ऊपर ध्यान वो मत भूलना। तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से, 2i0/t आ रहा है, यहाँ पे 2i0/t आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, माइनस भी बाहर निकाल लो तो अंदर आएगा कॉस ओमेगा, देखो t की जगह पर कैपिटल t/2 पुट कर देता हूँ, माइनस कॉस ऑफ 0 आ जाएगा, 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओमेगा टी की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, ओमेगा टी की जगह पर मैं पाई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर पाई डाल दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, माइनस 2i0/t, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई, देखो ओमेगा टी की जगह पाई और नीचे 2 है, तो π/2 माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ 0, और यहाँ पर देखो क्या है, नीचे t है, तो t की जगह पर क्या पुट करता हूँ ध्यान से, देखो ओमेगा है t है, तो अच्छा इसका ओमेगा एक नीचे रह गया है ना, नीचे एक ओमेगा रह गया, और बात ध्यान रखना ये ओमेगा, तो यहाँ पर एक ओमेगा भी है, तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से, माइनस 2i0 अपॉन ओमेगा t। अब cos π/2 क्या होता है,
कॉस पाई बाई 2 होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे अंदर बचेगा -1, तो इससे पॉजिटिव हो गया, तो आ रहा है 2i0 अपॉन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ओमेगा टी की जगह पुट कर सकता हूँ मैं पाई। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, मतलब आधे साइकिल के लिए एवरेज क्या आ रही है 2i0 बाई पाई। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चन तो इतने से ही बन जाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू क्या है, मतलब देखो करंट पहले ज़्यादा था, एक मैक्सिमम हुआ, कम हुआ, तो उसका एवरेज कितना रहा करंट, एवरेज आ रहा है 2i0 बाई टी। चलो इसको रफ करके उसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं, देखते जाओ आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आरएमएस भी समझा देंगे क्या होता है। तो फॉर ए हाफ साइकिल हमारा जो एवरेज की वैल्यू आ रही है आई एवरेज, वो आ रही है 2i0 बाई पाई। मतलब अगर 2 बाई पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, पाई की वैल्यू 3.14, तो 2 डिवाइड बाई 3.1 करूँ ना, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 0.639, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो कि 0.64 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। मतलब देख रहे हो करंट पहले 0 था, कुछ बढ़ा, कुछ और बढ़ा, मैक्सिमम पे आ गया, फिर घटा 0 पे आया। इसकी एवरेज वैल्यू जो रह रही है ना, वो कुछ इतने के बीच में रह रही है। देखो ध्यान से, मान लो इसको आधा काट के यहाँ पे डाल दो, इसको आधा काट के यहाँ पे डाल दो, मतलब इतनी इसकी एवरेज वैल्यू रह रही है, जो कि हो रही है 0.64% ऑफ i0। मतलब i0 का 64% इतनी उसकी एवरेज वैल्यू ले रही है। कभी मैक्सिमम है, कभी कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो 0 से लेकर t/2 तक इतनी उसकी वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल होता है 0 और फॉर हाफ साइकिल होता है 2i0 बाई 2, 2i0 बाई पाई। ये वैल्यू आप रिमेंबर करना, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा आप याद रखना। और सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा वोल्टेज के लिए भी भाई, वोल्टेज का भी यही इक्वेशन आएगा, V = V0 sin ओमेगा टी। पूरी कहानी इसके लिए वही होगी, sin ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t तक, तो इसकी भी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, V एवरेज आ जाएगी फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और V एवरेज हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी 2i0 की जगह 2v0 बाई पाई। V0 क्या है, मैक्सिमम करंट है, ठीक है, V0 क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, और उसके अंदर क्या है V0 मैक्सिमम करंट है। ये सब करने के लिए जरूरत पड़ रही है कि करंट हमेशा चेंज हो रहा है ना भाई, तो कोई एवरेज वैल्यू मान लेते कितनी है, इसकी एवरेज वैल्यू हमेशा रह रही है, इसलिए हमने इसको निकाला है। ओके, बात क्लियर है। तो इसको रफ करके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम क्या बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। एवरेज वैल्यू आप समझ गए, निकालने का तरीका आप सीख गए कि इंटीग्रल y dt, कोई फंक्शन अगर y का हो जो टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो इंटीग्रल y dt अपॉन नीचे उसको dt से कर दो, ठीक है, जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, तो इस तरह से उसका एवरेज निकाला जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भाई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू आप समझ गए क्या होता है, सिंबल भी समझ गए, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तब हम समझते हैं कि करंट आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर लिखा जाता है इस तरह से। इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। मीन क्या होता है, एवरेज, तो रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ IRMS, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ IRMS, तो भाई IRMS क्या होगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। जैसे मान लो कि मैं ढूंढ रहा हूँ करंट का RMS वैल्यू, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। समझाता हूँ इसको लिखने का तरीका, मतलब आपको पीछे से ध्यान रखना, सबसे पहले आपको करना है स्क्वायर, सबसे पहले करना है आपको स्क्वायर, फिर आपको करना है मीन, और फिर आपको करना है रूट। किसी भी, जैसे करंट का हमको ढूंढना है RMS, तो करंट का स्क्वायर करो, उस स्क्वायर का आप ले लो एवरेज, और उस एवरेज का आप ले लो अंडर रूट, ठीक है। करंट का पहले आप स्क्वायर करो, उस करंट का ले लो आप एवरेज, और उसका ले लो आप अंडर रूट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक साइनोसॉइडल ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं,
मान लो ये आई वर्सेस टी का ग्राफ है, तो कि साइनोसॉइडल है, तो अभी मैं साइनोसॉइडल डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे हम अभी लास्ट में जाते जाते अलग अलग टाइप के हम उसका जो है आरएमएस निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी तो मैं साइनस की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे सिलेबस में 0 ये t/2 और ये मेरा टाइम t। इसका हमने देखा कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है I0, और हमने देखा था कि यहाँ पे उसका एवरेज वैल्यू आ रहा था 0.63 टाइम्स ऑफ I0। अब हमको ढूंढना है IRMS। तो हमको पता है कि हमारा जो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या है। अब हम लिखा I इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाए I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा वेरिएबल करंट का इक्वेशन है। तो अगर हमको उसका आरएमएस फाइंड करना हो, अगर हमको उसका आरएमएस फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करो, करंट का स्क्वायर करो। तो हमने यहाँ पर कर लिया करंट का स्क्वायर, हमने क्या कर लिया, करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर कर लिया। अब क्या करना है, उस स्क्वायर का मीन लेना है, तो स्क्वायर का मीन ले लो, ठीक है। मीन लिखने का तरीका क्या है, तो इसका इस तरह से कर दो। चलो मीन ले लिया मैंने उसका, बहुत से तरीके रिप्रेजेंट करने के, चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ। और उस मीन का आप अंडर रूट कर दो, उस मीन का क्या कर दो आप, अंडर रूट। तो हमको मिल जाएगा IRMS, हमको मिल जाएगा RMS करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। अभी आप समझो किस तरह किया जाता है, मैं समझाऊंगा भाई क्यों कर रहे हैं ये सब, रूट मीन स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, अभी मैं समझाता हूँ। अभी लिख लो RMS फाइंड करना, आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्क्वायर करना है, उसका मीन करना है, और उस मीन का आपको रूट करना है। जैसे मान लो मेरे को VRMS फाइंड करना है, क्या मेरे को VRMS फाइंड करना हो, तो सबसे पहले V का स्क्वायर करो, जो V का इक्वेशन हो उस V का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लो, और उसके बाद उसका ले लो अंडर रूट। ये होता है VRMS फाइंड करने का तरीका। पहले स्क्वायर, ध्यान रखना पहले स्क्वायर करना, पहले स्क्वायर करना है, ये बात ध्यान रखना। मीन लेके स्क्वायर करोगे पूरा कहानी उल्टा हो जाएगी। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना, और फिर उसका अंडर रूट लेना। ये तरीका है IRMS निकालने का। देखो पहले आपको ऊपर ऊपर समझाओ ना RMS निकालने क्यों रीज़न है, तो आप समझो भाई स्क्वायर लूँगा ना, तो ये जो सारे करंट हो जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसके बाद देखो एवरेज जो है ना, एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 आ रहा है, हाफ साइकिल के लिए कुछ वैल्यू उसकी आ रही है, मतलब हमेशा वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। चलो मैं 0 से लेकर t/2 तक वो कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू आ रही थी, कुछ ना कुछ आ रही थी 0.63 या 2I0/t। लेकिन अगर पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है, हाफ साइकिल के लिए कुछ आ रही है, पूरे साइकिल के लिए 0 हो जा रही है। तो एवरेज वैल्यू भी मतलब इतना फंडामेंटल तरीका नहीं है हमारे को करंट डिफाइन करने के लिए। हम चाहते हैं कि कोई करंट का कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए। देखो यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, उसके अंदर क्या है कि करंट हर समय वेरी हो रहा है। आप समझो, सुनो मेरी बात, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, उसके अंदर क्या है, करंट हर समय वेरी कर रहा है, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम चाहते हैं कि भाई इस जो करंट है ना हर समय वेरी कर रहा है, इसका हर समय इक्वेशन फाइंड करने से अच्छा कोई एक ऐसा करंट बना दे जो कि कांस्टेंट है, जो कि हर समय कांस्टेंट रहे। इसलिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है IRMS, या बोलो RMS करंट। RMS लाने के लिए बहुत शोध हुई है, और हमने बाद में निकाला कि IRMS वैल्यू क्या होती है। अब बाद में देखा गया है ना, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जो एक्चुअल मतलब वो इक्वेशन वाले वेरिएबल करंट से जो आंसर आता है ना, वही आंसर हमारा IRMS वाला भी लाके दे देता है। इसलिए हम हमेशा जनरली यूज़ करेंगे IRMS वैल्यू वाली करंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। हम वेरिएबल करंट को कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमारा जो है सर्किट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना इसके लिए इजी रहेगा। नहीं तो भाई कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, हर समय करंट वेरी कर रहा है, तो हर समय इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं उस इंटीग्रेशन वाले टर्म को मैं कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसलिए हम पढ़ रहे हैं IRMS। अब इसका आपको और अंडरस्टैंडिंग दूंगा, अभी आप थोड़ा थोड़ा ऊपर समझे कि नहीं, अभी यहाँ इसको और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये करंट का RMS वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। अब समझे किस तरह से करना है आपको, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। हम इसका जो है IRMS निकालने की कोशिश करते हैं। तो IRMS क्या होगा इसका, बताओ। पहले तो I का स्क्वायर करो, ये लो मैंने I का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद उसका लो मीन, उसके बाद उसका लो अंडर रूट। ये तो इस तरह लिख दो आप, पहले I का स्क्वायर करो, फिर उसका ले लो मीन। मीन लिखने का 2-3 तरीके हैं भाई, स्क्वायर करो, लो ये हो गया मीन, और उसका अंडर रूट ले लो।
तो मीन लिखने के बहुत तरीके हम कर सकते हैं, तो हम करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि भाई हमने जो ये फंक्शन, ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाला है ना, सॉरी एवरेज, तो आई एवरेज का जो फॉर्मूला आता है जो कि आ रहा है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो हमने यहाँ पर देखो आई स्क्वायर कर दिया है, तो हम आई स्क्वायर का एवरेज लेंगे, तो यहाँ पर आई की जगह पे आई स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला, मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, भाई आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, आई फोर हो, जो भी हो, जो डिपेंड कर रहा है वो फंक्शन यहाँ पर रख दो, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में उसको मतलब डी टी कर दो, हो गया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई का स्क्वायर कर दिया है, तो हम आई का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर का आंसर क्या आता है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमने आई का स्क्वायर कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप करना आपको मीन लेना है। अब मेरे को क्या करना है, इसका मीन, तो मीन लेने के लिए क्या करूंगा मैं, लो आई का मीन लेता हूं मैं, तो हो जाएगा मीन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। मीन मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या, फिर से अपने फॉर्मूले पे आ जाओ, एवरेज फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से। तो लिखता हूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं आई आर एम एस इक्वल टू इंटीग्रल, ये हमारा जो वैल्यू है देखो आई डी टी, इंटीग्रल हमारी जो वैल्यू क्या है, ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। भाई हमारा ये इक्वेशन था इसके अंदर, तो हमने ये इक्वेशन पुट कर दिया, उसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी तो वो पुट किया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अब पहले इसको हम फुल साइकिल का निकाल रहे हैं, बाद में दिखा देंगे कि हाफ साइकिल का भी क्या आता है, पहले मैं फुल साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे आरएमएस की वैल्यू, ये कि आई आरएमएस की वैल्यू नहीं है, ये तो आई स्क्वायर की वैल्यू है। लास्ट में हमको करना क्या, हमको अंडर रूट भी करना है, ठीक है। तो अंडर रूट करने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ होल रेज़ टू 1/2, ठीक है। अंडर रूट को मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब ये आई आरएमएस की वैल्यू है, नहीं तो भाई अंडर रूट नहीं करते ना, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती, क्या होती, ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती। या तो आप ध्यान रख लो कि अभी हम आई स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। बाद में लास्ट स्टेप में इसको अंडर रूट ले लेंगे, या तो आप अंडर रूट लेके चलते रहो, या तो ध्यान रख लो कि मैं अभी आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अभी मैं स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूँ, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम इसको अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब कहाँ, 0 से लेकर टी टाइम तक, 0 से लेकर टी टाइम तक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और जो है हम इसको इक्वेशन फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू लिख सकता हूँ आई नॉट स्क्वायर बाहर, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, टी। और नीचे देखो टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो 0 से टी पुट करेंगे, नीचे तो आ जाएगा टी, तो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर बाय टी, चलो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से। लास्ट में अंडर रूट लेना है, बात ध्यान रखना। तो इक्वल टू हम करेंगे, फर्दर लिखूंगा इसको, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बताओ अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है, तो हमको पता है हम स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं भाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर थीटा ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2। उसी तरह से कॉस का ये होता है, ये रिप्लेस करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली साइंस को ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो उसकी जगह रिप्लेस करते हैं मैथमेटिक्स से, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी, यहाँ पर अंडर क्या लिखना है, अंदर लिखना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, नीचे आ रहा है 2, तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है 2, मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए, और इंटी डी टी करना है। भाई ये जो नीचे 2 आ रहा था उसको मैंने बाहर निकाल लिया, उससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। तो अब फर्दर लिखूंगा मैं आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t, और
डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। तो यहाँ पर इस तरह से लिखो कि डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी और कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, माइनस तो पहले से ही है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो यहाँ पर कॉस इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई, टी का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा, तो नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा। और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से लेके टी तक, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से लेके टी तक। अभी भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो है स्क्वायर का एवरेज है, लास्ट में हमको अंडर रूट लेना है। तो फर्दर लिखा जाए तो कहाँ लिखें, चलो उसका फर्दर कंटिन्यूएशन करते हैं। वो वैल्यू याद रख लो क्या है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी। उसको फर्दर लिखा जाए, चलो यहाँ पर लिखते हैं, इसको मैं हटा दूँ। तो क्या वैल्यू आ रही है देखो ध्यान से, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ, देखो इसकी वैल्यू आ रही है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और अंदर क्या आ रहा है, पहले इसकी जगह पर t पुट करो तो जाएगा t और यहाँ पे स्मॉल t की जगह कैपिटल T हो जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन नीचे क्या आ रहा है 2 ओमेगा और 0 पुट करेंगे तो भाई दोनों 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0, t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमको देखना है कि साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है। अब हमको 0 से लेके पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि ओमेगा इक्वल टू लिखूंगा 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा टी की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 2 पाई, ओमेगा टी की जगह पुट कर सकता हूँ मैं 2 पाई। तो क्या हो जाएगा देखो, ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट करोगे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। यहाँ पे आ रहा है टी, बस ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो t माइनस साइन, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी दिखा दूंगा किस तरह से किया जाता है। अभी आप खाली एक बार तो नोट कर लो पूरा इक्वेशन के साथ, उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट कर दो तो साइन हो जाएगा 4 पाई, देखो 2 इंटू ओमेगा टी की जगह 2 पाई तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब भाई साइन 2, देखो साइन पाई भी होता है 0, साइन 0 होता है 0, साइन 2 पाई भी होता है 0, साइन 4 पाई भी होता है 0। देखो साइन का ग्राफ 2 पाई पे 0 होगा, ऐसे एक और साइकिल 4 पाई उस पर भी 0 होगा, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। अब बच क्या रहा है फाइनली, बच क्या रहा है फाइनली, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखा जाए तो ये बच रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और अंदर बच रहा है एक t, अंदर क्या बच रहा है एक t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, हमारी एवरेज की वैल्यू आ रही है, जो कि स्क्वायर का मीन का वैल्यू आ रही है। लेकिन अब हमको अगर आई आर एम एस फाइंड करना है तो आई आर एम एस क्या है भाई, इसका अब अंडर रूट लो, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लो तो हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। इसका अंडर रूट लो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, या तो लिख दो ऐसे आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट ले लो, तो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, समझ गए। आई आर एम एस की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, पहले स्क्वायर करो फिर उसका मीन लो और उसके बाद उसका ले लो अंडर रूट, तो हमारा जो है आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसको हाफ साइकिल के लिए किया जाए तो क्या होगा, अभी आप ये वैल्यू नोट करो। अब ये ओवरऑल ऊपर बस बता दूं, हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 0 से लेकर t/2 होगा, 0 से लेकर t/2 होगा, तो यहाँ पे t/2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे t/2 आएगा, ओके। और हम लिखेंगे ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा टी इक्वल टू पाई लिखूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 2 पाई बाई टी होगा, पाई बाई ओमेगा टी इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर पहुँचूंगा फिर से, चलो यहाँ पर टी था तो यहाँ पर टी की जगह क्या पुट करूँगा मैं, टी की जगह पुट करूँगा, यहाँ पर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी की जगह मैं t/2 पुट करूँगा, तो t/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। खाली सुन लो एक बार, देखो अगर मैं हाफ साइकिल के लिए बात करता तो हाफ साइकिल के लिए करता तो क्या होता, यहाँ पर t/2 आता 0 से लेकर t/2, और यहाँ पर t की जगह t/2 होता और 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो ओमेगा टी बचता, क्या बचता, ओमेगा टी बचता है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाता, ध्यान से देखो,
0 से लेकर t बाई 2 तक इंटीग्रेट कर देते तो ओमेगा टी, और यहाँ पर बचता साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू पाई था। देखो ओमेगा टी इक्वल टू पाई आ रहा था, तो साइन पाई क्या हो जाता 0, तो यहाँ पर ये टर्म फिर से 0 हो जाता और फिर से हमारा यही इक्वेशन बचता। क्या बचता फिर से हमारा यही इक्वेशन बचता। यहाँ पर t बाई 2 आता, लेकिन हम नीचे भी तो लिखते, नीचे जो 0 से लेकर t था, यहाँ पर t था, उसकी जगह पर हम t बाई 2 लिखते ना, तो वो 2 से वो 2 भी कैंसिल हो जाता और फाइनली हमारा आंसर फिर से यही आ जाता। नहीं तो एक बार आपको दिखा देता, आपको नहीं समझ पड़ा हो तो अभी तो आप नोट कर लो कि फुल साइकिल के लिए आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, आई नॉट बाई रूट 2। इसको अगर हाफ साइकिल के लिए करते हो तो क्या होता, जैसे यहाँ तक तो समझे आप। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, फॉर हाफ साइकिल के लिए, खाली वैल्यूज तो चेंज करनी है हमको। इसको 0 से लेकर t बाई 2 तक इंटीग्रेट करते हैं। चलो यहाँ पर मान लो t है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता t बाई 2 और यहाँ पर हो जाता t बाई 2। ये बात समझ गए आप, समझे कि नहीं। 0 से लेकर t बाई 2 इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर होता 0 t बाई 2, तो यहाँ पे आ जाता t बाई 2 और यहाँ पे आ गया अब, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो t था ना, ये t बाई 2 होगा। क्या होगा t बाई 2, नीचे हम इसको t बाई 2 कर इंटीग्रेट करते, तो यहाँ पर नीचे हो जाता t बाई 2, तो ऊपर एक 2 का टर्म आ रहा है। चलो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या आ रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और नीचे आ रहा है t बाई 2, ये टर्म हो जाएगा 0 हमारा पूरा। पाई कॉस साइन पाई भी तो 0 होता है, तो t बाई 2 आ रहा है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई एवरेज की वैल्यू, सॉरी आई आर एम एस की, ये तो क्या है आई स्क्वायर का एवरेज है। हमको आई आर एम एस फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट बाई रूट 2, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो देख लो ध्यान से कि हाफ साइकिल के लिए भी वैल्यू क्या आ रही है आई नॉट बाई रूट 2, और फुल साइकिल के लिए वैल्यू क्या आ रही है आई नॉट बाई रूट 2। मतलब ये जो आई आर एम एस वाला टर्म है ना, ये हर समय कांस्टेंट है। चाहे आप इसको हाफ साइकिल के लिए निकालो, चाहे आप इसको t बाई 4 टाइम के लिए निकालो, चाहे इसको 3t बाई 4 टाइम के लिए निकालो, हर समय इसकी वैल्यू क्या आएगी आई नॉट बाई रूट 2। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। इसीलिए हम जनरली स्टडी करते हैं आई आर एम एस, क्योंकि वेरिएबल करंट को कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर सकते हैं हम। एक ऐसा कांस्टेंट करंट जिसको हम वेरिएबल करंट की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, ये है आईआरएमएस फाइंड करने का कारण, और इसीलिए हम आईआरएमएस फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना कि आईआरएमएस की वैल्यू क्या है आई नॉट बाई रूट 2, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.77 की वैल्यू कुछ आती है, 0.77 टाइम्स ऑफ आई नॉट या 0.707 ऐसा कुछ आता है। मतलब ध्यान से देखोगे कि आई एवरेज से कुछ ज़्यादा आ रहा है। मतलब आई एवरेज क्या आ रहा था 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और ये क्या आ रहा है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया जाए तो मान लो ये अगर मेरा आई एवरेज है तो उससे जरा सा ऊपर हमारा आ जाएगा आई आर एम एस। मतलब अगर आई आर एम एस का ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना विथ टाइम, अल्टरनेटिंग करंट का ही, अल्टरनेटिंग करंट में अगर मैं आई आर एम एस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस तरह हमेशा रहेगा कांस्टेंट, जो कि है आई नॉट क्या बोलते हैं आई नॉट बाई रूट 2, हमेशा कांस्टेंट है। चाहे टी बाई 2 पुट करो, टी हम पुट करो, हमेशा उसकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट। ये इसका नतीजा है फाइंड करने का, ये इसका कारण है फाइंड करने का कि इस वेरिएबल करंट को इसने कांस्टेंट करंट बना दिया, या तो बना नहीं दिया, वेरिएबल करंट को हम कांस्टेंट करंट जगह पर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। या तो देख, और वी नॉट अगर हम वी आर एम एस फाइंड करूँ ना तो उसका भी इक्वेशन ये आ जाएगा वी नॉट बाई रूट 2। इसको तो आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। और अभी आपको समझाता हूँ, देखो अभी इसका आप और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि हम आई आर एम एस क्यों पढ़ रहे हैं। आई आर एम एस क्यों पढ़ रहे हैं, वेरिएबल करंट को कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको देख लेना, मजा आएगा समझने में, तभी आपको चैप्टर में मजा आएगा। जब तक आपको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये आर करंट है, अब मान लेते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल करंट जो कि आई है, उसकी वैल्यू है, चलो वेरिएबल है आई नॉट साइन ओमेगा टी,
ये हमारा एक वेरिएबल करंट है। आप बोलोगे इसको डायरेक्शन का, भाई अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन नहीं बना सकते क्योंकि हर समय वो चेंज कर रहा है इस तरह से, तो हर समय रैंडमली चेंज कर रहा है, डायरेक्शन कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा। तो मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक आई करंट है। अब मैं बोलूँगा, पूछ रहा हूँ कि हीट डेसिपेटेड, मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल में ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखो हीट डेसिपेटेड, जिसको हीट लॉस भी बोल सकते हो आप, थ्रू रजिस्टर इन टाइम टी। तो भाई अगर कांस्टेंट करंट होता तो हम हीट डेसिपेटेड एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, हीट डेसिपेटेड जिसको H या तो एनर्जी लिख सकते हो इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं ना। अगर करंट कांस्टेंट होता 0 से लेकर टी टाइम तक, लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट वेरिएबल है, हर समय करंट चेंज कर रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर टी पुट नहीं कर सकते। भाई कौन सा करंट पुट करोगे यहाँ पर, टी 0 वाला कि उससे ज़्यादा वाला कि और ज़्यादा वाला मैक्सिमम वाला, कौन सा पुट करोगे। तो यहाँ पर हम कोई भी टाइम इंटरवल रैंडमली पुट नहीं कर सकते। ये तब यूज़ कर सकते थे जब हमारा करंट वेरिएबल है, सर जब हमारा करंट कांस्टेंट है तब इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन करंट वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा हमको, भाई यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी एच फाइंड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आई, जो कि चलो आई स्क्वायर आर, और इंटीग्रेशन इस तरह लिखना पड़ेगा हमको, देखो ध्यान से, ये तो बार आर आ जाएगा और इंटीग्रल आई स्क्वायर इंटू डी टी करना पड़ेगा हमको, और 0 से लेकर टी टाइम तक हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो है हीट की वैल्यू आएगी। करंट वेरिएबल है ना, तो करंट को हमको टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारी टी की वैल्यू आएगी। लेकिन सोचो अगर हमारे पास आई आर एम एस हो तो क्या इसको हम कुछ आई आर एम एस से रिप्लेस कर सकते हैं क्या। देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या आती है, आई आर एम एस की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ, पहले हम स्क्वायर करते हैं करंट का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लेते हैं और उस मीन के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारी ये आ जाती है आई आर एम एस की वैल्यू। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, देखो हमारा इंटीग्रल आई डी टी है, ये हमने करंट, ये हमारा करंट है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए हम उसको इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी करते हैं। ये हमारा मीन फाइंड करने का तरीका है। पहले करंट है, करंट को स्क्वायर कर दो, यहाँ पे करंट को स्क्वायर किया और मीन फाइंड करने ये तरीका है, उसको अंडर रूट कर दो तो ये मिल जाती है हमको आई आर एम एस की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर ऑफ आर एम एस इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे क्या आ रहा है, डी टी का इंटीग्रेशन चलो मान लो टी है, तो देखो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी। तो भाई इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी जगह मैं देखो यहाँ पे कांस्टेंट आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो वेरिएबल करंट है ना, इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, आर इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी। तो हमारा देखो इस तरह का कुछ फॉर्मूला फिर से आ गया हमारा कि आई स्क्वायर आर टी, देखो ध्यान से, आई स्क्वायर आर टी। जैसे कि कांस्टेंट करंट में हम निकाल रहे थे, उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के अगर हमारा करंट वेरिएबल है तो उसका आई आर एम एस फाइंड करके आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो आपका वही आंसर आएगा जो कि वेरिएबल करंट के अंदर आंसर आ रहा था। इसका लिखने का डेफिनेशन भी होता है कि बाय द हीट लॉस्ट ड्यू टू वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट in the resistor in time t is equal to heat loss across the constant current IRMS, जो constant current IRMS in the same time dt in the identical resistor। समझो IRMS क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू पुट करो, आप हीट की वैल्यू फाइंड कर लो, चलो आपका हीट का वैल्यू आ गया। जैसे आप लोग इसको इंटीग्रेट करके आपने आंसर निकाला हीट का, और आप देख रहे हो कि मैं IRMS पुट कर रहा हूँ ना, तो भी हमारा वही आंसर आ रहा है। एवरेज के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। आप सोचो कि भाई मतलब करंट जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं एवरेज पुट कर देता हूँ, लेकिन एवरेज की वजह से एवरेज में आंसर मैच नहीं कर रहा था अपना। हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि अगर आप उसको जो वेरिएबल करंट है ना उसको IRMS से रिप्लेस कर दे रहे हो तो आपका जो है आंसर मैच कर जा रहा है। क्या आपका आंसर जो है मैच कर जा रहा है, इसलिए हम जो है मतलब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं IRMS वाला। अब
इतनी बात समझ गए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, IRMS। ओके, और IRMS की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा साइनोसॉइडल ग्राफ हो तो IRMS की वैल्यू हो जाएगी I0/√2, मतलब मैक्सिमम या तो पीक वैल्यू का अंडर रूट, मतलब पीक वैल्यू अपॉन √2, उसको हम बोलते हैं IRMS। ओके, हमने निकाला है। ये किसके लिए है, साइनोसॉइडल ग्राफ के लिए। अब आपको 2-3 चीज़ समझने की जरूरत है। 2-3 चीज़ समझने की क्या जरूरत है कि भाई हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना, उसका जो वोल्टेज होता है, ध्यान से देखो, इन और हाउस होल्ड, यहाँ पर लिखो, चलो इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं, इन आवर हाउस होल्ड द सप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इस, अपने घर में जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आता है, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट जो है वोल्टेज है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर वोल्टेज तो वेरिएबल है ना, अल्टरनेटिंग करंट आता है अपने घर में, वोल्टेज तो वेरिएबल है, V = V0 sin ωt, तो अपने यहाँ पे 220 वोल्ट क्या बोल दिया आपने, वोल्टेज तो वेरिएबल था, तो कौन सा वोल्टेज का आंसर आपने दिया है, ये मैक्सिमम वाला दिया है कि पीक वाला दिया है, एवरेज दिया है, IRMS दिया है, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल है ना भाई, 0 से लेकर कुछ टाइम तक जा रहा है, फिर 0 हो रहा है, तो ये तो 220 वोल्ट लिखा है मैंने, तो मैंने एक वैल्यू बता दी, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से, ये एक्चुअली में ये V एवरेज नहीं है, ना ही ये पीक वैल्यू है, ये क्या है हमारा, ये VRMS है, VRMS की वैल्यू है। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ RMS के करंट, मतलब करंट या RMS वोल्टेज बोल दो, ये वोल्टेज RMS है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है। हमने वेरिएबल वोल्टेज को एक कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है V0/√2। मतलब एक्चुअल में हमारे घर में कुछ ज़्यादा वैल्यू करंट आता है। देखो V0 की वैल्यू अगर निकालना हो ना हमको, तो V0 की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं हम, VRMS × √2, VRMS × √2, मतलब VRMS है 220 × √2 करोगे ना, तो कुछ 311 के अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आता है। मतलब हमारे घर में तो एक्चुअली बोलो 311 वोल्ट का अगर हम सप्लाई अड्डा है, और हम उसको एक्चुअली यूज़ कर पाते हैं, जो इफेक्टिव वैल्यू आती है ना हमारी, वो 220 वोल्ट की आती है, और ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम का अपॉन √2, मैक्सिमम अपॉन √2, ये हमारी जो V0 है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पीक वैल्यू है, उसको अपॉन √2 करो, वो हमारा VRMS की वैल्यू होगी, और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कितनी अच्छी बात है। सोचो आपकी वेरिएबल को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर पा रहे हो। मैंने ये बात 10 बार बता दी आपको इसके अंदर, और यही इंपॉर्टेंट है, ये इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम RMS। हम चाहते हैं कोई एक वेरिएबल चीज़ एक कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाए। ओके, बात समझे, इतनी बात समझ गए। कभी आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो भाई, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में इस तरह दे दिया कि भाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, या करंट दे दिया 2 एम्पियर है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर, तो आप समझ जाना कि IRMS की वैल्यू दी है, क्योंकि ज़्यादातर हम वही यूज़ करते हैं और वो कांस्टेंट होता है। बात समझ गए। क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया, आप लिख लो चाहे एक जगह पर, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हो कुछ वैल्यू कि भाई एवरेज है कि क्या है, तो आप समझ जाना कि वो RMS है। उसके बाद जो है उससे आप पीक वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो निकालना है वो निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर है आपको। तो भाई साइनोसॉइडल ग्राफ हो तो इस तरह से आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आती है I0/√2, और चाहे हाफ साइकिल निकालो, चाहे फुल साइकिल के लिए, चाहे T/4 टाइम तक, चाहे जितनी भी टाइम तक निकालो, अब जो हमारी IRMS की वैल्यू वही आती है। ओके, अब हम जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। भाई जरूरी नहीं कि हर समय साइनोसॉइडल करंट हो, भाई अल्टरनेटिंग करंट का मेन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर समय जो है वो साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन ले लूँ मैं इस तरह से कि करंट इस तरह से वेरी कर रहा हो, तो I = I0 sin ωt प्लस I0 cos ωt। मान लो करंट इस तरह से वेरी कर रहा हो तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। अच्छा, मैं आपको 2-3 शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का क्या है कि आप एवरेज है ना वैल्यू नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लो कि
थोड़े बहुत आंसर आप नोट कर लो कि फॉर फुल साइकिल एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इज 0। हमने देखा था ना ओमेगा टी के 2 पाई हो गया तो 0 हो गया था। एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी इज 0। ठीक है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आती है 1/2 और सेम एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आती है 1/2 फॉर ए फुल साइकिल। मतलब फुल साइकिल के लिए हमारी ये वैल्यू है। ये बात आप नोट कर लो, ये हमारा बहुत काम आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब मान लो हमारे पास ये करंट का इक्वेशन दिया है और हमको बोलना है कि जो है करंट का IRMS वैल्यू फाइंड करो। क्या? करंट का IRMS वैल्यू फाइंड करो। ये क्या है? एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हमको सॉल्व करने में मदद करेगा, दूसरी कोई बात नहीं है। ज़्यादा आप चेक इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट करोगे तो देखोगे ध्यान से किस तरह से इक्वेशन बन रहा है। आप उसको चाहे तो वो इक्वेशन लगा के इंटीग्रल I dt करके अपॉन dt करके फाइंड भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी। आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 करोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो आपकी 1/2 आ जाएगी। अब मान लो इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया है, हमको बोला है कि RMS फाइंड करो, IRMS। तो उसके लिए हम करेंगे क्या भाई? IRMS के लिए सबसे पहले तो I का स्क्वायर करेंगे, उसका मीन लेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट करेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर कर लो। तो I का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करोगे पूरे का तो क्या होगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AB साइन थीटा, AB साइन थीटा हो जाएगा I स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यही तो है। उसके बाद करना क्या है? इसका हमको मीन लेना है ना? इसका मीन लेना है, मतलब इस तरह से I स्क्वायर का मीन लेना है। तो मीन लेंगे पूरे का तो भाई I इज नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देखो I स्क्वायर का मीन क्या होगा भाई? ये तो कांस्टेंट है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होगा? मैंने बताया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होगा? 1/2। तो यहाँ पर लिख दो 1/2 प्लस I नॉट स्क्वायर का एवरेज, ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा I नॉट स्क्वायर। और भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अच्छा कांस्टेंट होता है तो मीन सेम आ जाता है ना। जैसे कि मान लो 2 2 2 2 हर जगह है, तो 2 + 2 + 2 हर जगह है, तो उसको 2 से डिवाइड बाय 3 करूँगा तो 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 2। ठीक है, तो 5 बार है तो 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा 2। हमेशा मतलब कांस्टेंट होता है तो सेम वैल्यू आती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 2I नॉट का स्क्वायर। साइन ओमेगा टी का मीन लेंगे भाई, मीन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 0। मीन ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा 0। तो ये टर्म तो हमारा हो गया 0। ओके, अब ये तो हम बचे रह गए। अब हमको फाइनली अगर हमको RMS फाइंड करना, IRMS, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा हमको। तो इसका अंडर रूट ले लो, I नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस I नॉट स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 2I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसका अंडर रूट लेंगे ध्यान से, तो मेरी वैल्यू I नॉट की वैल्यू आ जा रही है। कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की है कहीं? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, तो IRMS की वैल्यू क्या आ रही है? I नॉट की इक्वल। चलो हमारा जो IRMS की वैल्यू इसके अंदर आई है वो I नॉट के इक्वल आई है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने I नॉट ले लिया, आप I1 I2 भी ले सकते थे, उस इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस केस में हमारी जो RMS की वैल्यू आ गई वो I नॉट के इक्वल आ गई। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व किया जाता है। कभी भी वेरिएबल दिया हो ना तो आप पहले उसको स्क्वायर कर लेना, उसके बाद मीन कर लेना, उसके बाद उसका अंडर रूट कर लेना। यहाँ पर उसके डिफरेंट तरीके, मतलब ये याद कर लो, ये काम आएगा आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, जाते जाते एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसका आप आंसर दो मेरे को। ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर देखो लिख दो कि
यहाँ पर लिख दो DC सप्लाई of 2 ampere and an alternating current, तो ऐसा बोलो AC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, AC of maximum value of 2 ampere, ठीक है, maximum value of 2 ampere is supplied is चलो DC supply of 2 ampere and AC of maximum value of 2 ampere is applied across a constant या तो लिख दो identical resistor find the ratio of heat loss, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट डेसिपेटेड, चलो इसे लिख दो। किस तरह करेंगे, ऑप्शन देता हूँ अब, चलो आपको ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2, दूसरा ऑप्शन देता हूँ 2:1, तीसरा ऑप्शन देता हूँ 1:1, चौथा ऑप्शन देता हूँ 4:1। तो किस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, तो देखो अप्रोच करने का तरीका क्या है। हमको पहली बात तो डायरेक्ट करंट दिया है, एक तो हमको कांस्टेंट डायरेक्ट करंट दिया है और एक तुमको अल्टरनेटिंग करंट दिया है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। देखो डायरेक्ट करंट आई की वैल्यू क्या दी है हमको 2 एम्पियर, तो इसके हीट लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्टली I² RT। ओके, इसका हीट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस दोनों में सेम दिया है, टाइम दोनों में सेम है। अब एक हमको अल्टरनेटिंग करंट दिया जो कि वेरिएबल होगा, कोई भी उसके वेरिएबल किस तरह से हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको इतना दिया है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2 एम्पियर। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है I0 की वैल्यू वो है 2 एम्पियर, ठीक है। अब हम हीट का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर हमको देखो ये पहली बात तो करंट वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पर उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इससे हम हम यूज़ कर लें IRMS की वैल्यू, तो हम लिखेंगे IRMS का होल स्क्वायर R × T, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट करंट की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको इतने देर सिखा रहा हूँ मैं, तो IRMS इसमें ढूंढ लो, ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप भाई, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हम उसका IRMS वैल्यू पुट करेंगे जो कि हर समय कांस्टेंट, आपने ग्राफ भी देखा है उसका। तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर अपॉन, देखो अपॉन √2 ना भाई, IRMS की वैल्यू क्या होती है I0/√2, तो जाएगा 2 एम्पियर अपॉन √2 जो कि हो जाएगा √2 के इक्वल। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो ध्यान से, H1/H2 करूँ, ये H1 है ये H2 है, तो H1/H2 करूँगा ना, तो यहाँ पे I जो कि वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और इधर √2, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका जो रेशियो आ रहा है 2, तो हमारा 2:1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे हम रैपिड फायर राउंड में। तो होप्स आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा और समझ पड़ गया होगा क्यों हम RMS पढ़ रहे हैं, RMS वैल्यू फाइंड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ओके, तो होप्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग पढ़ाई करते रहो।